हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो NCERT क्लास 8 साइंस का जो है से अगला वीडियो है। इसमें जो है से इससे पहले जो है से NCERT क्लास 8 साइंस का जो है उसमें मैंने 10 चैप्टर तक जो है चैप्टर नंबर 10 तक करवा दिया है। उसके बाद का चैप्टर जो है मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। और इससे पहले जो है मैंने आप लोगों को NCERT में सीरीज में जो है 6th और 7th क्लास की जो NCERT है साइंस और हिस्ट्री की, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। तो वो और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने ये कोर्स जो है फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, ताकि आप कोई भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और 69th BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो है मैं पूरी NCERT की तैयारी यहाँ से करवा रहा हूँ। और आप जब इसको देख लेंगे तो आपको NCERT से जो है कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। NCERT से कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको बनाने में सक्षम होंगे। और जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसका जो है PDF मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPCS होम। वहाँ जुड़ के जो है आप जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैं PDF डाल देता हूँ और जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, मैंने इतिहास में जो है से 7 घंटे का जो है से घटना चक्र दृष्टि जो आता है, उसमें एंशियंट, मेडाइवल और जो है से आपको मॉडर्न तीनों हिस्ट्री शामिल है। बहुत अच्छे से दिया गया, चित्रात्मक इसमें प्रस्तुत किया गया है, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। वहां से जो है अगर आप देख लेते हैं तो आपको घटना चक्र से जो है वो बहुत अच्छे से संक्षिप्त में और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है, और मैंने आप लोगों को बता दिया है जो है लाइन बाय लाइन पढ़ाकर जो है उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो उसको देखिएगा तो आपकी इतिहास की तैयारी जो है काफी अच्छी हो जाएगी। और उसी तरह जो है मैं अगला वीडियो जो है भूगोल पे भी ला रहा हूँ, ज्योग्राफी का भी जो इंडियन ज्योग्राफी पे जो है कंप्लीट जो है वो वीडियो होगा। आपको इंडियन ज्योग्राफी उसमें शामिल होगा घटना चक्र दृष्टि का, तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। और जो है से अब जो है मैं एक और स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री में जो है मैंने दोस्तों एक हैंड रिटन नोट से जो है अपना मैं स्टार्ट कर किया हूँ कोर्स से, वो उसको मैं वीडियो डालूंगा और आप लोग बताएंगे कि वो उसमें जो है से मैंने बहुत अच्छे से पहला जो है लेक्चर आएगा वो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन, जो है यूरोपियन कंपनी का आगमन, उस पर जो है मैंने एक वीडियो बना, उस पर बनाकर जो है मैं दूंगा आप लोगों को। और जो है से आप उस वीडियो को देखेंगे तो और उसके बाद जो है आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे जब, तो खुद भी देखेंगे कि आप जो है से कितने क्वेश्चन जो है MCQ आप सॉल्व कीजिए, या मेंस की तैयारी, मेंस में भी आप जब आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा उस वीडियो को देखकर। तो आप अगर MCQ लगाते हैं तो आपका लगभग MCQ जो है 100% MCQ जो है आपका बन जाएगा वहां से। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा जब मैं डालूंगा, और उसके बाद जो है से उसमें जो मैंने बोला है उसको जो है आप बताइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो चैप्टर है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला 11वां चैप्टर कौन सा है, बल तथा दाब। तो फोर्स और प्रेशर के बारे में है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा असंपर्क नॉन कांटेक्ट बल के उदाहरण है। तो असंपर्क बल के जो है उदाहरण कौन सा है इसमें, तो घर्षण बल। तो घर्षण बल जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है ये संपर्क बल का उदाहरण है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, एग्जांपल है। चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल जो है ये आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। चुंबक जो है से बिना कॉन्टैक्ट किए ही अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये जो है से मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी जो है आपको नॉन कॉन्टैक्ट बल का उदाहरण है और संपर्क बल का उदाहरण है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये भी आपको असंपर्क बल का उदाहरण है। उसके बाद पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स जो है ये जो है आपको कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, क्योंकि जब आप किसी चीज को मारते हैं हाथ से या पैर से जो भी से, तभी जाके जो है संपर्क करके ही आप कुछ कर पाते हैं। तो ये इसमें जो है 2, 3 और 4 जो है मतलब चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये तीनों जो है आपको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। उसके बाद नेक्स्ट है कि गुरुत्व बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया स्टेटमेंट है, देखते हैं गुरुत्व बल के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या है। तो गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का गुण है, तो ये कथन गलत है कि ये जो है केवल पृथ्वी का गुण नहीं है, सारे वस्तु जो है एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाते हैं, गुरुत्व बल सबका गुण है। तो ये कथन सही है। विश्व में सभी वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्व बल लगाती है, तो ये कथन सही है कि विश्व में सभी वस्तुएं जो है एक दूसरे पर गुरुत्व बल थोड़ा बहुत जितना भी है वो लगाती है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियां में पानी नीचे की ओर बहता है, तो ये भी कथन सही है कि गुरुत्व बल के कारण ही पानी में जो है नदियों में जो है पानी वो नीचे की वजह से बहता है, गुरुत्व बल जो है अपनी तरफ खींचता है और उसकी वजह इसी वजह से जो है पानी नीचे की ओर बहता है। तो इसमें 2, 3 जो है वो सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो कथन जो है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो 12वां चैप्टर है घर्षण, तो उसको देखते हैं, फ्रिक्शन के बारे में है। तो
पहला क्वेश्चन है कि घर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रिक्शन के बारे में दिया गया है कि कौन सा कथन जो है क्या है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, जब हम कांटेक्ट करते हैं, चलते हैं सतह पर या किसी चीज पे, घर्षण जो होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं कांटेक्ट में आकर। तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये सही है कि फ्रिक्शन से जो है हीट रिलीज होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये कथन सही है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने में घर्षण में वृद्धि हो, तो ये भी सही है कि घर्षण में वृद्धि हो ताकि जो है अच्छे से पकड़ सके, मिट्टी लगाते हैं प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पकड़ने के लिए, जो है ऐसा वो करते हैं ताकि घर्षण बढ़ जाए, और जो है जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो जो है अच्छे से पकड़ा जाएगा और वो भागने में जो है असफल होगा। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण ड्रैग कहते हैं। तो तरल जो है, तरल पदार्थ जो होता है, द्रव्य जो होता है, वाटर वगैरह जो उसके थ्रू जो कोई बहता है कोई सामान, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगाता है उसको हम लोग कर्षण या ड्रैग इंग्लिश में कहते हैं, तो ये भी सही है। सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो ये भी सही है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से वो कम होता है। आप देखिएगा जब कोई वस्तु रखा होगा तो उसको जो है आपको खींचने में, भारी वस्तु है, आप जब देखिएगा तो उसको खींचने में ज्यादा आपको बल लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि उसमें जो है फ्रिक्शन ज्यादा होता है। और जैसे ही जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से वो स्लाइड करने लगेगा, एक बार स्लाइड कर गया तो वो आपको आसानी से फिर खिंचाने लगता है, मतलब स्लाइड करने लगता है। तो ये जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों कथन जो है इसमें सही है। उसके बाद है लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो कहा गया है कि लोटनिक यानी रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है इसको जो है घटते क्रम में जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमको सजाना है। तो लोटनिक क्या होता है, अभी मैंने स्टैटिक और जो है आपको सर्पी घर्षण बता दिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। और लोटनिक क्या होता है, जब कोई चीज रोल करने लगता है, जो आप स्लाइड कीजिएगा और कोई बॉल वगैरह जो है वो रोल करने लगता है, यहाँ से रोल करेगा, रोल कर करके वो आने लगता है, तो उसको जो है रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और वो सबसे कम होता है। आप देखिए किसी चीज को लुढ़का के जब आप ले जाइएगा तो उसमें आपको बल कम लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्थैतिक में होता है, उसके बाद सर्पी में होता है, उसके बाद लोटनिक में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है ध्वनि, साउंड के बारे में है, तो देखते हैं। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्वनि के बारे में देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट है। तो यह ठोस, द्रव, गैस व निर्वात सभी में संचरण कर सकती है। तो ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि साउंड जो है सिर्फ प्रोपागेट करेगी कहाँ, तो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। निर्वात वैक्यूम में जो है साउंड नहीं प्रोपागेट करेगी, वो संचरण जो है साउंड का नहीं होगा। ध्वनि का संचरण ये निर्वात में जो है वैक्यूम में नहीं होगा, क्योंकि ये इसको जो है संचरण करने के लिए, प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और निर्वात में कोई मीडियम नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है आप जब वैक्यूम में होंगे तो आपको जो है ध्वनि सुनाई नहीं देगा। इसकी तीव्रता, प्रबलता डेसिबल डीबी में मापी जाती है। तो ये भी सही है कि इसकी जो तीव्रता जो है, इंटेंसिटी जो है, इसको डेसिबल में नापते हैं। तो ये कथन सही है, साउंड को डेसिबल में हम लोग नापते हैं। मानव कानों के लिए इसका श्रव्य आवृत्ति का प्रास रेंज लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो इसका जो है फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है, इंसान जो है कितने फ्रीक्वेंसी का जो है सुन सकता है, कितने फ्रीक्वेंसी तक, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापा जाता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है ये मानव जो है इसको सुन सकता है। इस फ्रीक्वेंसी को जो है ऑडिबल साउंड जो होता है इतना ही होता है। अल्ट्रासोनिक जो होता है वो, और इंफ्रासोनिक जो होता है वो कम होता है 20 से, और जो अल्ट्रासोनिक जो होता है वो 20,000 से ज्यादा होता है, उसको भी इंसान नहीं सुन सकता है, उसको जो है दूसरे जानवर वगैरह जो है वो सुन सकते हैं। इसलिए अर्थक्वेक वगैरह जो आता है तो जानवर देखिएगा वो पहले बाहर जाए, क्योंकि उससे जो है जो ये ध्वनि निकलती है उसको जो है ह्यूमन लोग, जो मानव है वो उसको नहीं सुन सकते, सांप वगैरह जो है उसको सुन सकते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ 2 और 3 जो है वो सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 और 3, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ध्वनि के तारतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहा गया है कि ध्वनि का जो तारतव होता है तो वो पिच जो होता है, ये साउंड का जो पिच है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो क्या है देखते हैं। यह ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो जो पिच जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो ये सही है। जो भी ध्वनि का जो पिच है, साउंड का जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। पक्षी उच्च तारतव की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारतव मंद होता है। तो ये भी सही है कि जो पक्षी जो है
उसकी जो है से आप वो जब बोलता है तो उसके पिच ज्यादा होता है और ध्वनि का जो बल है, प्रबल जो है वो कम होता है, लेकिन शेर का जो है वो पिच कम होता है और उसकी जो है से आवाज ज्यादा होती है, ध्वनि का में बल ज्यादा होता है, इस वजह से जो है दूर तक उसकी आवाज जाती है। सामान्यतः महिला की आवाज पुरुष की अपेक्षा अधिक तारतम्य वाली होती है। तो ये भी सही है कि महिला की जो आवाज होती है वो पुरुष पुरुष की अपेक्षा जो है महिला में ज्यादा पिच होता है, उसका जो हाई पिच होता है, और पुरुषों में जो है कम लो पिच होता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो सही जो है वो तीनों कथन वो सही है इसमें। तो यहाँ पे था, आपको मैंने बताया कि आवृत्ति पर निर्भर करता है, ध्वनि की जो आवृत्ति पर निर्भर करता है क्या, ये पिच है, और जो है इंटेंसिटी किस पे निर्भर करता है, तो वो करता है आपको एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है, इंटेंसिटी जो है आयाम पे निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कथन और कारण दिया गया है, तो देखते हैं कि आकाश में तरित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समान तथा समान दूरी पर घटित होती है, लेकिन हमें तरित पहले दिखाई देता है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। तो आपने देखा होगा जब बिजली चमकता है और जो है से थंडर स्टॉर्म जब आता है, बिजली चमकता है और गरजता है, तो हमको जो है से बिजली पहले दिखाई देती है और उसमें लाइटनिंग जो है पहले आता है और आवाज जो है बाद में आता है। तो वो क्यों होता है, तो दिखाई देती है तथा मेघ बाद में सुनाई देता है। तो ये जो है एक समान होता है लेकिन बाद में हमें सुनाई देता है, तो ये सही है, ये ऐसा होता है। प्रकाश सभी माध्यम में संचरित हो सकता है परंतु ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करती है। तो लाइट जो है सभी मीडियम में प्रोपागेट कर सकती है, लेकिन जो साउंड जो है वो निर्वात में वैक्यूम में नहीं जा सकता। तो ये भी सही है। इसमें दोनों कथन सही है लेकिन दोनों का जो है से मिलान नहीं है, ये जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है बिजली हमें क्यों दिखाई देती है पहले, क्योंकि बिजली का जो है लाइट का जो है, लाइट जो पहले इसलिए दिखाई देती है कि लाइट का जो है ये 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है इसका स्पीड है लाइट का, और साउंड की स्पीड कितना है 331 मीटर पर सेकंड जो है साउंड की स्पीड है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्पीड है लाइट की, तो इस वजह से जो है हमें ये दिखाई देता है, पहले बिजली दिखाई देता है। अब नेक्स्ट है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रभाव होता है, रासायनिक केमिकल चेंज क्या सब इफेक्ट करता है। तो पहला है खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। तो जो भी खाद्य पदार्थ जो है फूड वगैरह जो है स्टोर करते हैं डब्बे में, जो टिन का डब्बा होता है जिसपे लोहा भी होता है, तो उसपे जो है हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं, किसका, तो टीन का करते हैं। ये सही है, कथन जो है वो सही है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम लोग टीन का करते हैं, जो खाद्य पदार्थ का डिब्बा होता है उस पर। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, तो ये भी जो है सही है कि टीन जो है वो लोहे से जो है कम क्रियाशील होता है, ये जो है से कम रिएक्टिव होता है, जिसके कारण जो है ये इससे एयर से मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करता है, और हमारे जो है से इसको जो है से आपको खाना जो है जो रखा होता है और वो जो है से आयरन जो है उससे रिएक्ट नहीं करके जो है खाना हमारा खराब नहीं होता और बचा रहता है, जो भी फूड वगैरह है वो बचा होता है। तो इस वजह से जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन का करते हैं। तो ये कथन जो है वो सही है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कि ए और दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है कि पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए उपयोग में लाए गए लोहे में संक्षरित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। तो ये सही है कि पुल जो है स्वचालित वाहन जो होता है या पुल वगैरह पे जो है हम लोग लोहा यूज करते हैं, और क्योंकि लोहा जो है मजबूत होता है काफी, और जो है उसको मजबूती प्रदान करता है। लेकिन लोहा पे क्या होता है कि उस पे जंग लगने की जो है ये होता है कि जंग लगता है, उस पे लोहा पे जो है जल्दी जंग लग जाता है, जो मॉइस्चर में जैसे कांटेक्ट में आता है लोहा तो उस पे रस्ट आ जाता है, तो ये होता है। संक्षारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर विद्युत लेपन द्वारा जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। तो ये भी सही है कि जो है इसको बचाने के लिए जो है, कारण भी सही है कि इसको जो बचाने के लिए जो है लोहे पर जो है जिंक का जो है जो नॉर्मल जो लोहा होता है उस पर जिंक का लेपन, जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं हम लोग, जिंक मेटल का जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिससे जो है वो बच जाता है, क्या नाम है, इस पे जो है जंग वगैरह डस्ट वगैरह नहीं लगता है। इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, देखते हैं। नमक घुला हुआ जल विद्युत का अच्छा चालक है। तो जिस वाटर में जो है हम लोग नमक घोले होते हैं वो विद्युत का जो है, इलेक्ट्रिक का जो है कंडक्टर अच्छा होता है। तो ये सही है, ऑप्शन सही है कि नमक विद्युत घुला हुआ जल जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आशुद्ध जल भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आशुद्ध जल जो है वो भी विद्युत का एक अच्छा चालक है। तो आशुद्ध जल जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता। ऑप्शन 2 जो वो गलत है, क्योंकि ये जो है एक इसमें जो है से खनिज की जो है से मिनरल्स वगैरह की अनुपस्थिति होती है, जिसके वजह से जो है इसमें जो है से विद्युत का ये चालक नहीं बल्कि कुचालक होता है, अच्छा चालक नहीं होता है। तो ये कथन गलत है। पेयजल में खनिज लवणों की अल्प मात्रा प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए ये भी विद्युत का सुचालक होता है। तो ये भी कथन सही है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें कुछ जो है खनिज वगैरह मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये भी जो है इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। तो ये दोनों कथन जो है वह सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य जो है केवल 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसमें असत्य कथन की हम लोग पहचान करते हैं, देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको एलईडी कहते हैं, ऊर्जा की कम खपत करता है। तो ये सही है कि लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है वो कम वाट का होता है, लेकिन हमको जो रोशनी ज्यादा देता है ये बहुत कम ऊर्जा जो है खपत करता है। आपने घर में वगैरह में भी देखा होगा, वो कुछ ही वाट का जो होता है। पहले आप पीला वाला बल्ब लगाते रहे होइएगा तो उसका वो 100 वाट 120 वाट बल्ब आता था, लेकिन आपका 7 8 10 वाट में जो है आपका काम अब हो जाता है। प्रदीप्ति नालिका, फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रकाश उत्सर्जक डायोड की तुलना में ऊर्जा की ज्यादा खपत करते हैं। तो ये भी सही है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है वो जो है आपको एलईडी के तुलना में जो है ज्यादा बिजली खपत करता है, एलईडी जो है इससे कम बिजली खपत करता है। तो ये दोनों कथन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है सहंत प्रतिदीप्ति लैंप CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड से ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है। तो ये कथन गलत है। ज्यादा ऊर्जा तो ये खपत करता ही है, लेकिन पर्यावरण के लिए जो है इसमें पारा होता है, मरकरी होता है, इसलिए पर्यावरण के लिए जो है ये खतरनाक है। तो ये कथन जो है वो गलत है। सहत प्रतिदीप्ति लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप जो है CFL प्रतिदीप्ति नालिका ट्यूबलाइट जो होता था पहले, इससे ज्यादा ऊर्जा खपत करता है। तो ये कथन जो है गलत है कि CFL जो है से वो ट्यूबलाइट से कम ऊर्जा खपत करता है। तो दोनों में जो है कथन 3 और 4 जो है वो गलत है। तो असत्य कथन इसमें पूछ रहा था, इसमें जो असत्य कथन है वो 3 और 4 है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये जो है 14 नंबर चैप्टर तक था। इसके आगे जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है पूरा कंप्लीट करा दूंगा 8th क्लास की साइंस। उसके बाद जो है आपको मैं 9th क्लास का जो है स्टार्ट करूंगा, हिस्ट्री और साइंस दोनों। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।